हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है अनुसूची यानी कि शेड्यूल। इस टॉपिक को हम पूरे बेसिक के साथ पढ़ेंगे ताकि एक भी पॉइंट कहीं मिस ना हो जाए। साथ ही प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपने इस वीडियो को बिना कोई स्किप किए आखिरी तक वीडियो में बने रहे तो आपका एक भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में गलत नहीं होगा। तो चलिए बिना कोई देरी किए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो हम अनुसूची यानी कि शेड्यूल पढ़ने से पहले भारतीय संविधान के जो कि उसके पृष्ठभूमि है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि हमें शेड्यूल समझने में आसानी हो सके। ठीक है, तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ यानी कि अपनाया गया था। यानी कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया गया था और उस दिन बनकर तैयार भी हुआ था। ठीक है, और एग्जामिनर एक चीज़ भी पूछता है कि कब भारतीय संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ था, तो कब वो है 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ था क्योंकि उस दिन 16 अनुच्छेद को लागू किया गया था। ठीक है, भारतीय संविधान के 16 अनुच्छेद को 26 जनवरी 1949 को लागू किया गया था। कहीं कहीं आपको 15 अनुच्छेद भी लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, इसीलिए भारतीय संविधान उस दिन आंशिक रूप से लागू किया गया था और तैयार भी हुआ था बनकर और अपनाया गया था। ठीक है, और बाकी जो संविधान के अनुच्छेद थे वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट पॉइंट कहता है 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। इसी दिन की याद में हम हर वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। यानी कि 26 जनवरी 1950 को संविधान जब लागू हुआ तो इसी दिन की याद में हम क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, संविधान को पूर्ण रूप से तैयार करने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। यानी कि संविधान सभा को संविधान बनाने में कुल कितना समय लगा था, वो लगा था 2 साल 11 महीना और 18 दिन। 2 साल 11 महीना और 18 दिन लगा था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, मूल रूप से 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ शामिल थी। यानी कि 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में कितने कितने भाग, अनुच्छेद और शेड्यूल थी, वो था 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ यानी कि 8 शेड्यूल उस समय शामिल था। लेकिन वर्तमान में क्या है, वर्तमान में थोड़ा सा चेंज हो चुका है। कितना है, अभी 395 अनुच्छेद तो है ही है। ठीक है, और भाग में कितना हो गया है, 25 भाग हो गया है। ठीक है, और शेड्यूल जो है 8 शेड्यूल पहले था लेकिन अब वर्तमान कितना है, 12 शेड्यूल है यानी कि 12 अनुसूचियाँ हैं। तो इस 12 अनुसूची के बारे में हम अभी देखने वाले हैं बिल्कुल ही डिटेल से। तो वीडियो के आखिरी तक बने रहिएगा, एक भी पॉइंट मिस नहीं होगा। और आप जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं सभी एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे एग्जामिनर बहुत क्वेश्चन पूछता है। इसलिए बिना कोई स्किप किए वीडियो के आखिरी तक बने रहिए। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियाँ। यानी कि जो वर्तमान समय में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं, उन 12 अनुसूचियाँ को हम डिटेल से देखेंगे। ठीक है, तो पहली अनुसूची क्या कहती है, भारतीय संविधान का जो पहली अनुसूचियाँ हैं उस पहली अनुसूची में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन मिलता है। तो पहला अनुसूची ये आप याद रखिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं दूसरी अनुसूची, उच्च संवैधानिक पदों के वेतन, भत्ते और पेंशन का विवरण। उच्च संवैधानिक पदे मतलब कौन कौन सी पदें हैं जिसे उच्च संवैधानिक पदे कहा जा सकता है, वो है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये सब उच्च संवैधानिक पद होते हैं। और उनके जो वेतन, भत्ते और पेंशन का विवरण
दूसरी अनुसूची में मिलती है। ठीक है, ये चीज़ भी आप ध्यान रखिए। उच्च संवैधानिक पदों के लिए शपथ, इन लोगों का जो शपथ है वो तीसरी अनुसूची में आता है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिए कि उच्च संवैधानिक पद का जो शपथ है वो तीसरी अनुसूची में आता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। चौथी अनुसूची क्या कहता है? राज्यसभा में विभिन्न राज्यों के लिए सीटों का आवंटन, यानी कि राज्यसभा में जितने भी सीटें हैं वो सीटें राज्य के जनसंख्या के ऊपर निर्भर करता है कि कौन से राज्य से कितने प्रतिनिधित्व राज्यसभा के लिए निर्वाचित होंगे, तो वो उस राज्य के जनसंख्या के ऊपर निर्भर करता है। तो चौथे अनुसूची में कहा गया है कि राज्यसभा के विभिन्न राज्यों के लिए सीटों का आवंटन वो चौथी अनुसूची में उसका वर्णन मिलता है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट आता है पांचवी अनुसूची, अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित, यानी कि जितने भी अनुसूचित क्षेत्र हैं और अनुसूचित जनजातियां हैं उनके प्रशासन और उनके नियंत्रण वो सब पांचवी अनुसूची में आता है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है छठी अनुसूची। तो छठी अनुसूची में क्या क्या है? असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के प्रशासन से संबंधित उत्तर पूर्व राज्य हैं, जैसे कि असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के, उसके शासन पद्धति के बारे में छठी अनुसूची में वर्णित है। तो उसको हम कैसे याद रख सकते हैं? तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक ट्रिक लिखा हूँ, जैसे कि पुत्री मेघा मजेलिया आसाम में, यानी कि पुत्री जो इसका नाम है मेघा वो कहाँ पर मजेलिया? वो मजेलिया आसाम में। पुत्री से हो गया त्रिपुरा, मेघा से हो गया मेघालय और मजे से हो गया क्या? मिजोरम और आसाम जो कि आसाम है। ठीक है, नेक्स्ट आता है सातवीं अनुसूची। इसमें क्या कहा गया है? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बीच शक्तियों का विभाजन, यानी कि जो सातवीं अनुसूची में जो यूनियन लिस्ट है जिसे संघ सूची कहा जाता है, और जो स्टेट लिस्ट है जिसे राज्य सूची कहा जाता है, और समवर्ती सूची यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। तो ये सब किस किस के पास कौन कौन से विषय हैं ये हम देख लेते हैं। संघ सूची यानी कि यूनियन लिस्ट, उसमें क्या क्या है और कौन उसमें कानून बनाते हैं, उसमें किस किस विषय पर कानून बना सकते हैं, वो चीज़ हम देखते हैं। तो संघ सूची जिसे कि यूनियन लिस्ट कहा जाता है, वर्तमान समय में इसमें 98 विषय है, यानी कि यूनियन लिस्ट यानी कि संघ सूची में वर्तमान समय में 98 विषय है। तो उसमें कौन कानून बना सकता है? तो संघ सूची में केवल संसद ही कानून बना सकता है। कौन? केंद्र सरकार, यानी कि संसद ही उस पर कानून बना सकता है। तो उसमें जो भी इम्पोर्टेंट विषय है उन सभी विषयों को मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो पहला है क्या? विदेशी मामले, दूसरा है डाकघर बचत बैंक। ठीक है, नेक्स्ट आता है शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये एग्जामिनर पूछता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है बैंकिंग, रक्षा यानी कि युद्ध के समय, आपातकालीन के समय जो भी प्रावधान है वो इसमें आता है। नेक्स्ट आता है रेलवे, ये सब संघ सूची के अंदर आता है, ये चीज़ भी आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट देखते हैं राज्य सूची यानी कि स्टेट लिस्ट। तो वर्तमान समय में इसमें 61 विषय है। कितना है? 61 विषय है। तो इस पर कौन कानून बना सकता है? तो इस पर कानून बना सकते हैं राज्य का जो राज्य विधानमंडल है वो उस पर कानून बना सकता है। ठीक है, तो इसमें 61 विषय है। जो भी इम्पोर्टेंट विषय है उसको हम देख लेते हैं। तो पहला है राज्य का जो पुलिस है वो राज्य सूची के अंदर आता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कृषि यानी कि एग्रीकल्चर, राज्य सूची में आता है। नेक्स्ट आता है स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन जैसे कि पंचायत राज, ये सब कुछ राज्य सूची के अंदर आता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है सार्वजनिक स्वास्थ्य, सार्वजनिक स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ, ये भी राज्य सूची के अंदर आता है। नेक्स्ट आता है सड़क, सड़क यानी कि परिवहन, ये सब राज्य सूची के अंदर आता है। अब देख लेते हैं समवर्ती सूची यानी कि कंकरेंट लिस्ट। तो कंकरेंट लिस्ट के ऊपर कौन कानून बना सकता है? इस पर संसद और राज्य विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं, यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार उस पर कानून बना सकते हैं। लेकिन दोनों के मध्य अगर कोई मतभेद होता है तो संसद का जो कानून है वो लागू रहेगा, ये चीज़ भी आप ध्यान रखिए।
तो इसमें वर्तमान समय में 52 विषय हैं। तो उन विषयों को हम देखते हैं। तो पहला है समाचार पत्र। क्या है? पहला समाचार पत्र है। नेक्स्ट आता है श्रम मजदूर संघ। नेक्स्ट आता है शिक्षा। नेक्स्ट आता है वन, और नेक्स्ट आता है वन्य जीव एवं पक्षियों का संरक्षण। ये सब कुछ समवर्ती सूची में आता है, ये चीज़ आप ध्यान रखिए। तो यहाँ पर एक चीज़ आप नोट कर लीजिए जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है? समवर्ती सूची। ऑस्ट्रेलिया के जो संविधान है उससे हम समवर्ती सूची लिए हैं, ठीक है। और क्या लिया गया है? केंद्र और राज्य संबंधित शक्तियों का विभाजन। तो ये एग्जामिनर पूछता है कि समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है, या फिर केंद्र और राज्य संबंधित शक्तियों का विभाजन कहाँ से ली गई है? वो ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ठीक है। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट नोट, आप इसको भी आप नोट कीजिए कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत 5 विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। वो है शिक्षा, वन, नापतोल, वन्यजीव एवं पक्षियों का संरक्षण, वन्यजीव एवं पक्षियों का संरक्षण। नेक्स्ट आता है न्याय का प्रशासन। तो ये 5 विषय को क्या किया गया था कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत वो क्या किया गया? राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिए, एग्जाम में आता है ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 8वीं अनुसूची क्या कहता है। इसमें भारत की 22 भाषाएं का उल्लेख किया गया है, यानी कि 8वीं अनुसूची में भाषा के विषय में उल्लेख किया गया है। तो उसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है उसको भी देख लेते हैं। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, लेकिन क्रमशः 3 संशोधन 21, 71 और 92 के बाद वर्तमान में संविधान में 22 भाषाएं हैं। यानी कि मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, लेकिन ये तीनों संशोधन के बाद अब कितने भाषा रह गई है? 22 भाषाएं हैं, ठीक है। और भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। तो 21वां संविधान संशोधन 1967 में क्या किया गया? इसके द्वारा 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को शामिल किया गया। यानी कि सिंधी भाषा को कब शामिल किया गया? 1967 में 21वां संविधान संशोधन में। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिए, ठीक है। 71वां संविधान संशोधन 1992 के अंदर क्या किया गया? इस संविधान संशोधन में 8वीं अनुसूची में कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी भाषा को जोड़ा गया। यानी कि 71वां संविधान संशोधन 1992 में कौन 3 भाषा को जोड़ा गया? कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। ये चीज़ ध्यान रखिए, ये एग्जाम में बहुत बार आया हुआ पॉइंट है, तो इसको आप नोट कीजिए अपने नोटबुक में। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है 92वां संविधान संशोधन। कब किया गया था? 2003 में किया गया था 92वां संविधान संशोधन। इसके अंदर आता है बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को शामिल किया गया। यानी कि 2003 में 4 भाषाओं को शामिल किया गया। वो कौन कौन सा है? बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को शामिल किया गया 8वीं अनुसूची में। आप ध्यान रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार आता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 9वीं अनुसूची, भूमि सुधार और जमींदारी व्यवस्था का उन्मूलन। तो ये भूमि सुधार क्या है उसको हम देख लेते हैं। कृषि भूमि के पुनर्वितरण पर जोर दिया गया और भारतीय कृषि में सुधार लाने हेतु भूमि सुधार नीति को अपनाया गया, जिसमें जमींदारी व्यवस्था को हटा दिया गया था। तो ये चीज़ ध्यान रखिए कि भूमि सुधार और जमींदारी व्यवस्था में क्या किया गया? जमींदारी व्यवस्था को हटाकर कृषि भूमि के वितरण को जोर दिया गया और भारतीय कृषि में सुधार लाने हेतु भूमि सुधार नीति को अपनाया गया था। ये चीज़ ध्यान रखिए। तो पहला संविधान संशोधन अधिनियम 1951 में ये किया गया था। तो इसमें क्या आता है? इसके द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया, ठीक है। जो कि पहला संविधान संशोधन कब किया गया था? 1951 में। इसके तहत 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया और भूमि सुधार और अन्य कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए शामिल किया गया। तो 1951 में पहला संशोधन अधिनियम में 9वीं अनुसूची को जोड़कर
भूमि सुधार और अन्य कानूनों के न्याय की समीक्षा से बचाने के लिए शामिल किया गया था। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट आता है 10वीं अनुसूची। इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। यानी कि ये दल बदल क्या होता है, इसको हम देखते हैं। किसी विधायक अगर किसी दल के टिकट पर निर्वाचित होकर उसे छोड़ देना और अन्य किसी दल में शामिल होना को क्या कहा जाता है, दल बदल कहा जाता है। और इस दल बदल को कब रोका गया था, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में उसको रोका गया था। ठीक है, इसके द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़कर दल बदल को रोकने के लिए कानून बनाया गया था। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिए। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है 11वीं अनुसूची। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा, यानी कि 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। कब, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत। ठीक है, उसके तहत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दी गई थी। तो उसमें जो भी 73वें संविधान संशोधन हुआ था उसमें जो भी इम्पोर्टेंट प्रावधान है उस प्रावधान को देख लेते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसे सवाल बनते हैं और बहुत बार बन चुके हैं, तो इसको आप मिस मत कीजिएगा। इस वीडियो में जितने भी मैंने पॉइंट दिया हूँ हर एक पॉइंट से एग्जामिनर सवाल पूछता है, तो एक भी पॉइंट को बिना मिस किए हुए वीडियो के आखिरी तक बने रहिएगा। और इस वीडियो को अगर आप आखिरी तक देख लेते हैं तो इस टॉपिक से जो भी एग्ज़ाम में पूछा जाएगा क्वेश्चन, उन क्वेश्चन को आप कर लेंगे, क्योंकि इससे बाहर एग्जामिनर पूछने वाला नहीं है। ठीक है, तो उसके अंदर पहला पॉइंट क्या कहता है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में संसद द्वारा पारित किया गया था, जो 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। पंचायत राज दिवस कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल को मनाया जाता है। तो क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को पंचायत राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिला था, इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायत राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में भाग 9 में अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक पंचायत राज से संबंधित उपबंध जोड़ा गया। यानी कि जो कि पंचायत राज व्यवस्था से जो भी प्रावधान है वो संविधान के भाग 9 के अंदर अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक जितने भी पंचायत राज के प्रावधान हैं वो वहाँ पर जोड़ी गई। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और इसके तहत पंचायत के अंतर्गत 29 विषयों को सूची की व्यवस्था की गई। यानी कि 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और इसमें 29 विषयों को उसके अंदर जोड़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट आता है पंचायतों के त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई है। यानी कि वो त्रिस्तरीय व्यवस्था क्या है, तो ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होगा, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति होगा और जिला स्तर पर क्या होगा, जिला परिषद होगा। इसको ही कहा जाता है त्रिस्तरीय व्यवस्था। तो पंचायत राज के अंदर त्रिस्तरीय व्यवस्था है। नेक्स्ट आता है पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित किया गया है। यानी कि जो पंचायत का कार्यकाल होगा वो 5 वर्ष होगा। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची में क्या आता है, नगर पालिका संबंधित स्थानीय स्वशासन के विषय में दी गई है। तो ये कब हुआ था, वो हुआ था 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 को हुआ था। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिए, ये एग्जाम में बहुत बार पूछता है। 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसके अंदर जो भी इम्पोर्टेंट प्रावधान है उसको हम देख लेते हैं। इस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में भाग 9A में अनुसूची 243B से 243Z तक नगर पालिका से संबंधित उपबंध जोड़ा गया। यानी कि उसका वर्णन भाग 9 के ए में है। नगर पालिका से संबंधित जो भी प्रावधान है वो संविधान के भाग 9A में आता है। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है संविधान की 12वीं अनुसूची में 18 विषय हैं जिन पर विधि बनाने के लिए नगर पालिकाओं को शक्ति प्रदान की गई है। जो भी नगर पालिका हैं वो 18 विषय पर
वो विधि बना सकता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए कि नगर पालिकाओं को 18 विषय दी गई है जिन पर वो नियम बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है 1687 में भारत में पहला नगर निगम मद्रास में स्थापित किया गया था। ये भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत में कहाँ पर पहला नगर निगम स्थापना किया गया था। वो था मद्रास, जो कि आज की चेन्नई है। ठीक है, कब? 1687 में। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट चलते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन ख़त्म होता है। अब चलते हैं जो भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं, ताकि एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटे और इस टॉपिक आपके हर एग्जाम के लिए उपयोग हो। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन में है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? यानी कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में 12 अनुसूचियां, यानी कि 12 शेड्यूल है भारतीय संविधान में। लेकिन जब संविधान को ग्रहण किया गया था उस समय भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब वर्तमान 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? ये चीज़ मैंने आपको अभी बताया कि मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 3, किसी संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है। यानी कि 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? वो पहला संविधान संशोधन में ही जोड़ी गई थी 9वीं अनुसूची 1951 में, जिसमें भूमि सुधार नियम को लागू किया गया था। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिए। ठीक है, 1951 में पहला संविधान संशोधन किया गया था, जो कि भूमि सुधार कानून को पारित किया गया था। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आता है 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? कि 52वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? वो किया गया था 10वीं अनुसूची को। कौन सी? 10वीं अनुसूची को, जो कि दल बदल का नियम था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? यानी कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? वो जोड़ी गई 11वीं अनुसूची, जिसमें पंचायत राज व्यवस्था आता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूचियां जोड़ी गई? यानी कि 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में कौन सी अनुसूचियां जोड़ी गई थी? वो जोड़ी गई थी 12वीं अनुसूची, जिसमें नगर पालिका के विषय में कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? यानी कि संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध जो कि वेतन भत्ते के बारे में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8, भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्र का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? यानी कि जो राज्य और संघ शासित क्षेत्र का उल्लेख वो किस अनुसूची में दी गई है? वो दी गई है प्रथम अनुसूची में। कहाँ पर? प्रथम अनुसूची में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपालों, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, संसद तथा राज्य विधानमंडल के अधिकारियों के भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि के वेतन के संबंध में प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? यानी कि उच्च संवैधानिक पदों के जो वेतन और भत्ते के जो प्रावधान है वो किस अनुसूची में दी गई है? वो दी गई है ऑप्शन नंबर बी द्वितीय अनुसूची में। कहाँ पर? द्वितीय अनुसूची में ये सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है। यानी कि तीसरी अनुसूची में क्या दिया गया है? तो तीसरी अनुसूची में दिया गया है उच्च संवैधानिक पदों का शपथ, यानी कि प्रतिज्ञा। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर।
शपथ तथा प्रतिज्ञा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? यानी कि राज्यसभा में सीटों का प्रावधान किस अनुसूची में दी गई है? वो दी गई है चतुर्थ अनुसूची, यानी कि 4 नंबर शेड्यूल में वो दी गई है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस एक अनुसूची का संबंध स्थानीय जिला परिषद से है? वो है छठी अनुसूची। कौन सी है? छठी अनुसूची, जिसमें आता है त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और आसाम। ठीक है, ये 4 राज्य आता है छठी अनुसूची में, ये चीज़ आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इस राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो वो होगा संविधान के 8वीं अनुसूची में सारे भाषाओं के विषय में दी गई है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। जब संविधान लागू हुआ था तब 14 भाषाएं थी, लेकिन अब वर्तमान में 22 भाषा हो चुकी है और उन भाषाओं का विषय में उल्लेख 8वीं अनुसूची में दी गई है। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 14। आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नया राज्य तेलंगाना का गठन हुआ है। इससे भारतीय संविधान की किस अनुसूची में परिवर्तित होगा? तो होगा अनुसूचित 1 में। किस में होगा? अनुसूचित 1 में, जिसमें दिया गया है भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन। तो किस में परिवर्तन होगा? अनुसूची 1 में परिवर्तन होगा। नेक्स्ट चलते हैं, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? यानी कि 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दल बदल कानून से संबंधित है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। संविधान की छठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती? यानी कि मैंने आपको बताया था कि छठी अनुसूची जिसका ट्रिक था मेघापुत्री मजेलिया आसाम में, तो मेघालय तो होगा, त्रिपुरा तो होगा, आसाम तो होगा, लेकिन मणिपुर नहीं होगा। ठीक है, मेघापुत्री मजेलिया आसाम में छठी अनुसूची का उसका ट्रिक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। ऑप्शन नंबर डी उसमें। और ये क्या होगा? मिजोरम होगा। क्या होगा? मिजोरम। ठीक है, मिजोरम होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 13। यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में से किस एक को आवश्यक संशोधन किया जाना चाहिए? यानी कि जब भी नया राज्य का गठन, उसके नाम में परिवर्तन और उसकी सीमा में परिवर्तन करना हो तो पहला अनुसूची में परिवर्तन आएगा। ये चीज़ आप ध्यान रखिए, क्योंकि उसमें भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश के विषय में उसमें उल्लेख है, तो उसमें परिवर्तन आएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो किस में अनुसूचित क्षेत्र और प्रशासन के नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध दी गई है? वो दी गई है 5वीं अनुसूची में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। कहाँ पर? 5वीं अनुसूची में। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के 4 पूर्वोत्तर राज्य में जनजाति क्षेत्र के प्रशासन का विशेष प्रावधान है? यानी कि जो कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, जिसका ट्रिक मैंने आपको बताया था कि मेघापुत्री मजेलिया आसाम में, उसका वर्णन किस अनुसूची में आता है? तो उसका वर्णन छठी अनुसूची में आता है। कहाँ पर? छठी अनुसूची। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उसका, सॉरी ऑप्शन नंबर ये डी होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर, छठी अनुसूची में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य निम्नलिखित में वर्णित है। यानी कि
73वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सी अनुसूची को जोड़ी गई जिसमें पंचायत राज संबंधित प्रावधान दी गई? वो है 11वीं अनुसूची। कौन सी? 11वीं अनुसूची। तो इसका आंसर हो जाएगा 11वीं अनुसूची। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची शामिल की गई? कौन सी अनुसूची शामिल की गई थी 74वें संविधान संशोधन में, जिसमें नगर पालिका का प्रावधान आता है? वो है 12वीं अनुसूची। कौन सी? 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा थ्योरी और प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन एंड आंसर हमने देख चुके हैं। एग्ज़ाम में क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप मेरा इस वीडियो से नया कुछ सीख पाए हैं तो मुझे थोड़ा सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।